मैं रुपेश जी। आइए चार्ल्स डार्विन की जीवनी के अंतर्गत भाग 4 दक्षिण अमेरिका के जंगलों में डार्विन का कैसा समय बीता और यात्रा का क्या परिणाम निकला, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसे अंत तक अवश्य सुनेंगे। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो सुने और हो सके तो सब्सक्राइब करवा भी दें। उस समय दक्षिण अमेरिका सघन वनों का महाद्वीप था। वहां के वन प्रकृति की अनमोल संपदा थे। दक्षिण अमेरिका के पहले पड़ाव में ही उन्होंने जो जंगल देखे उससे उनका मन झूम उठा। आसमान को छूने वाले लंबे लंबे पेड़, उन पर खुशी से फुदकते रंग बिरंगे पक्षी, फूलों और उन पर क्रीड़ा करती तितलियों के रंगों की चमक उनके मन में उत्सव सजा देती थी। पेड़ों से जब वर्षा का पानी झरने की तरह नीचे झरता तो डार्विन स्वयं को भूल जाते थे। वह बरसाती कोट पहनकर बरसात का आनंद लेने लगते थे। वह पहले से ही प्रकृति प्रेमी थे। समुद्र के दृश्य उन्हें अभिभूत कर देते थे। समुद्र में तरह तरह की मछलियां उनके मनोरंजन का साधन बनती थी। वह समुद्र तट पर खड़े होकर मछलियों की इस क्रीड़ा को देखते रहते थे। जो मछलियां इंग्लैंड के समुद्र में पाई जाती थी वे उनके लिए सामान्य मछली थी, लेकिन उनकी खोज उन मछलियों के लिए थी जो असामान्य प्रकार की होती थी। उन्होंने वहां ऐसी मछलियां खोज निकाली थी जिनके पेट से लाल रंग का तरल पदार्थ निकलता था। उनके लिए ऐसी दुनिया आकर्षण का केंद्र थी जहां नई नई चीजें देखने के लिए सुलभ हो। वह इस प्रश्न का उत्तर चाहते थे कि ईश्वर का इतने सुंदर पशु पक्षियों के निर्माण का उद्देश्य क्या हो सकता है। उनके सामने अनेक प्रकार के पशु थे। अब इनके सृजन का उत्तर वह बाइबिल के स्थान पर वैज्ञानिकों की भाषा में खोजना चाहते थे। डार्विन का अभियान आगे बढ़ता जा रहा था। सन अप्रैल 1832 ईस्वी में बीगल जहाज ने रियो डी जेनेरो के तट पर डेरा डाल दिया। डार्विन के लिए वहां खोज के लिए अनेक सामग्री फैली पड़ी थी, अतः उन्होंने 3 महीने की अवधि के लिए वहां लंगर डाल दिया। 3 महीनों तक उन्होंने आसपास के क्षेत्र की सघन छानबीन की। इस खोज के परिणामों को लेखबद्ध करने के लिए उन्हें एक अस्थायी आवास की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने अपनी यात्रा के एक साथी के साथ एक छोटे से मकान में डेरा डाल दिया। ब्राजील के इन जंगलों में डार्विन ने जो देखा वह अन्यत्र कहीं नहीं मिला था। इंग्लैंड में तो था ही नहीं। ब्राजील के जंगल प्रकृति का एक मनोरम दृश्य थे। यहाँ पेड़ पौधों वनस्पतियों की अनेक किस्में थीं जिन्हें आज तक किसी इंग्लैंड निवासी ने नहीं देखा था। जानवरों की भी अनेक जातियां डार्विन ने इन जंगलों में देखी थी। नए नए पक्षियों का चहचहाना और उनकी उड़ान को डार्विन प्रतिदिन देखते थे। रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़ियां जहां उनके मन को मोह लेती थी, वहां उन्हें यह सोचने के लिए भी विवश कर देती थी कि इन्हें बनाकर ईश्वर ने अपने किस उद्देश्य की पूर्ति की है। सुंदर पक्षियों और अन्य जीवधारियों की विचित्र गतिविधियां उनके ज्ञान कोश को बढ़ा रही थी। वह बहुत बारीकी से प्रकृति का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सिपाही चींटियां किस प्रकार से जंगल में मार्ग बनाती हैं, किस प्रकार झिंगुर शिकार करते हैं। तितलियां जब आपस में प्यार भरी बातें करती हैं तो वे किस प्रकार पंख फड़फड़ाती हैं। रात के अंधेरों में जुगनुओं का टिमटिमाना भी उन्हें आकर्षित करता था। डार्विन ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उनमें चमक किस प्रकार उत्पन्न होती है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि कुछ जंगली जानवर मनुष्यों की तरह परिवार के रूप में रहते हैं। उनकी पारिवारिक दिनचर्या कैसी रहती है, वे एक दूसरे के लिए किस प्रकार सहायक होते हैं और वे अपने सदस्यों की मौत से किस प्रकार प्रभावित होते हैं।
यह उनके अध्ययन का विषय होता था। बीगल जहाज जहां भी लंगर डालता, डार्विन इन सब बातों के आंकड़े इकट्ठे करने में जुट जाते। जुलाई के अंतिम दिनों में जलयान ने दक्षिण अमेरिका के पैटागोनिया नामक स्थान पर लंगर डाला। वहां भी उन्होंने अनेक प्रकार के केकड़े, कीड़े और फ्लेमिंगो पक्षियों को देखा, उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया। किसी क्षेत्र का पूर्ण अध्ययन करने के बाद जहाज आगे बढ़ जाता था। इसी प्रक्रिया में जब जहाज शीत प्रधान देशों से गुजर रहा था, उन्होंने आदिम मानवों की एक बस्ती देखी। यह दिसंबर 1832 की बात थी। उस बस्ती को देखकर वह बहुत प्रभावित हुए, लेकिन साथ ही साथ व्यथित भी, क्योंकि उन आदिम मानवों की दया अत्यंत, उनकी जो स्थिति थी, दशा थी, अत्यंत दयनीय थी। कड़ाके की सर्दी के उपरांत भी उनके पास तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। वे भूमि पर सोते थे। उनकी गतिविधियों को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि आदिम मानव मनुष्यों की तुलना में जानवरों के अधिक निकट हैं। बाद में उन्होंने इस पर यह विचार प्रकट किया था कि यह आदिम जाति किसी जानवरों की वंशज रही होगी। यह जंगली जाति नैतिक मापदंडों से बहुत दूर थी। आवश्यकता पड़ने पर इस जाति के सदस्य अपने साथी को भी मारकर खा जाते थे। इनके संबंध में जहाज के कप्तान फिट्जरॉय ने डार्विन को एक रोचक बात बताई थी। अपने पिछले अभियान में उसने, मतलब कैप्टन ने, जहाज के कर्मचारियों की सहायता से इन आदिवासियों में से 3 का अपहरण कर लिया था। उन्हें इंग्लैंड में शिक्षा दिलाकर पुनः आदिवासियों में छोड़ दिया था। उन तीनों से यह आशा की गई थी कि ये आदिवासियों को कुछ सभ्यता सिखा सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वे तीनों पुनः उन्हीं के रंग में रंग गए थे जैसा पुराना आदिवासी था। इस द्वीप में ऐसी ही जंगली जातियों की अनेक बस्तियां थी। उनके पास बिना पर्याप्त सुरक्षा के जाने खतरे से खाली नहीं था। डार्विन को उनके पास जाने से रोका गया था, लेकिन ऐसा करने से उनका अनुसंधान कार्य पूर्ण होने वाला नहीं था। अतः उन्होंने 3 अंगरक्षकों के साथ उनसे संपर्क किया। उनकी भाषा और व्यवहार का ढंग नितांत अशिष्ट था, अतः न उनसे कुछ पूछा जा सकता और न बताया जा सकता था। केवल उनके जीवन की अशिष्ट शैली का ही अध्ययन किया जा सकता था और डार्विन ने वही किया। इस भूभाग के अध्ययन के लिए डार्विन ने इतने कष्ट सहे कि यदि कोई और वैज्ञानिक होता तो बीच में ही अनुसंधान कार्य छोड़कर वापस लौट जाता, लेकिन उन्हें यह एक जुनून था जिसे पूरा करना उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न था। इस क्षेत्र में पेड़ों का अभाव था और सारे भूभाग में हिरणों की गंध फैली हुई थी। वहां के जीव जंतु भी विशेष किस्म के थे। वहां डार्विन ने सुअर जितने बड़े बड़े कीड़े देखे थे। अभी उनकी यात्रा और आगे बढ़नी थी। आगे उनका पड़ाव दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी किनारा था। इस किनारे पर पहुंचकर डार्विन को ऐसे प्रमाण मिले जिनके आधार पर यह प्रतीत होता था कि यह क्षेत्र किसी समय लंबा चौड़ा समुद्र था और किसी विशेष हलचल के कारण यह लंबे चौड़े शुष्क मैदान में परिवर्तित हो गया। खोज करने पर उन्हें पता चला कि यह सारा परिवर्तन ज्वालामुखियों के कारण हुआ है। इस यात्रा के शुरू होने पर जहाज के कप्तान इस बात से उत्साहित थे कि साथ में चलने वाला वैज्ञानिक डार्विन बाइबिल के सृष्टि रचना के सिद्धांतों की पुष्टि कर देगा। कप्तान धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और बाइबिल को एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ धर्मशास्त्र मानते थे जिनमें सृष्टि रचना के सिद्धांत 100% सही हैं। डार्विन भी एक पादरी होने के नाते बाइबिल के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। पहले उनका यह विश्वास था कि पृथ्वी पर जितने परिवर्तन होते हैं वे सब बाइबिल के कथनानुसार बारहों के द्वारा होते हैं। कप्तान भी इसी मत के समर्थक थे, परंतु डार्विन को इस बात के प्रमाण मिल चुके थे कि अनेक परिवर्तन पृथ्वी के अंदर से फटे ज्वालामुखियों के कारण होते हैं।
दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी किनारे के परिवर्तनों को देखकर डार्विन के विचार पूर्णतया बदल चुके थे। पहले तो उनका बाइबल के सिद्धांतों पर अस्पष्ट संदेश ही उत्पन्न हुआ था, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से कहने लगे थे कि बाइबल की सृष्टि रचना के सिद्धांत सही नहीं है। इस बात को जहाज के कप्तान कब सहन करने वाले थे? उन दोनों में इस बात को लेकर मतभेद हो गया। इस बात को लेकर दोनों के संबंध बिगड़ गए। डार्विन ने अपनी बात की पुष्टि के लिए कप्तान को सैकड़ों मीटर ऊंची निकली चट्टानों पर समुद्र में मिलने वाले सीप तथा घोंघे भी दिखाए, लेकिन अपनी आस्था पर समर्पण करने वाले कप्तान ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद एक प्राकृतिक घटना ने डार्विन की मान्यताओं को पुष्ट कर दिया। वहां एक ज्वालामुखी अचानक फटा और भूचाल आ गया। इस घटना से पूरा शहर बर्बाद हो गया। वहां सबने देखा कि समुद्र का किनारा भूचाल और ज्वालामुखी फटने के बाद कुछ ऊंचा हो गया है, लेकिन आस्था से अंधा व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। इस घटना पर कप्तान ने कहा कि यह ज्वालामुखी और भूचाल यहाँ के लोगों के पापों का कारण है। कप्तान जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डार्विन को अपने साथ लाए थे, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका, बल्कि इससे तो और अधिक बाइबल अपनी प्रामाणिकता खो बैठे। इस यात्रा में अब कप्तान के लिए कोई आकर्षण नहीं रह गया था। डार्विन ने कप्तान के मनोभावों को समझ लिया था। वह नहीं चाहते थे कि कप्तान उनसे रुष्ट हो जाए, अतः उन्होंने कप्तान को मना लिया और उसके साथ फिर मधुर संबंध स्थापित कर लिए। चार्ल्स डार्विन के इन विचित्र कारनामों से उनके कुछ साथी खुश थे और कुछ परेशान भी। कुछ उनका मजाक उड़ाते और कुछ प्रशंसा करते। कुछ उन्हें दार्शनिक के नाम से पुकारते, कुछ मच्छर पकड़ने वाला कहते, लेकिन इन बातों का उन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता था। किन पर? डार्विन पर। वह सदा प्रसन्न रहते और विशेषकर कप्तान के साथ मित्रवत व्यवहार करते। डार्विन की खोज तो हर समय चलती रहती थी। वह कुछ न कुछ नए जंतुओं पर प्रयोग करते ही रहते थे। उन्होंने एक ऐसा कीड़ा पकड़ा जो खटमल की तरह अन्य कीड़े मकोड़ों के रक्त पर जीवित रहता था। क्या यह कीड़ा विषैला है अथवा नहीं, इसके परीक्षण के लिए उन्होंने उस कीड़े से अपने हाथ पर कटवाया तो कुछ नहीं हुआ तुरंत, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें लंबी बीमारी भोगनी पड़ी। उनके अधिकांश प्रयोग ऐसे ही विचित्र होते थे। वो जुनूनी थे ही, स्वाभाविक है। उनके यात्रा का परिणाम। इस यात्रा की अवधि लगभग 2 वर्ष थी, किंतु यह भी संभावना व्यक्त की गई थी कि यदि 2 वर्ष में प्रस्तावित कार्य पूरा न हो सके तो यह अवधि कुछ वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, 1-8 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह अवधि 5 वर्ष हो जाएगी, इसका किसी को भी अनुमान नहीं था। इस अवधि के बढ़ने का कारण डार्विन द्वारा अनेक भूभागों का गहन अध्ययन था। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे का अध्ययन पूर्ण करने के बाद बिगल जहाज वापस लौटने लगा था। सभी लोग इस यात्रा में थक चुके थे। 5 वर्ष की अवधि तन और मन को थका देने वाली थी। डार्विन ने इस अवधि में असंख्य नमूने एकत्र कर लिए थे, जिनमें जानवर, मिट्टी, सीप, घोंघे, अनेकों प्रकार के वस्तुएं थी। साथ में थी उनके संबंध में लिखे गए विवरणों से भरी अनेक पोथियां। इतना होने पर भी उनकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। उनके साथी तुरंत सीधे घर लौटना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि लौटते समय जिस जिस स्थान से वे गुजरे वहां के भी नमूने एकत्र कर लिए जाएं। जहाज के कप्तान अब उनके अनुसंधान में रुचि दिखाने लगे थे, अतः उसने डार्विन की योजना अनुसार वापस लौटने का मार्ग निश्चित कर लिया। वापस लौटने की प्रक्रिया में उन्होंने प्रशांत महासागर पार किया, फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ चले। डार्विन
यद्यपि कार्य के बोझ से थक चुके थे, लेकिन जहाज ने जैसे ही लंगर डाला, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार तुरंत उस भूभाग का अध्ययन करने के लिए जहाज से उतर पड़े। उनका पहला प्रयास आदिवासियों से मिलने का होता था, क्योंकि कप्तान अब डार्विन के अनुसंधान कार्यों में उनकी सहायता करने लगे थे। इसलिए वे साथ साथ घूमने लगे। घूमते घूमते यहाँ दोनों ने मूंगे के विशाल क्षेत्र देखे और दोनों ने इसमें काफी रुचि दिखाई। डार्विन ने आगे चलकर उनके संबंध में और अधिक अनुसंधान किए। उनका जहाज आगे चलकर मॉरिशस, केप ऑफ गुड होप, सेंट हेलेना तथा अन्य द्वीपों का चक्कर पूरा करते हुए फिर थोड़े समय के लिए दक्षिण अमेरिका पहुंचा। बीगल जहाज की यह यात्रा सफल यात्रा थी। डार्विन ने इतने काम की आशा नहीं की थी जितना उन्होंने कर लिया था। यह जहाज जब प्लायमथ से चला था तब उसके कप्तान तथा अन्य यात्रियों को यह पता नहीं था कि पृथ्वी के इस चक्कर में कितने दिन लगेंगे। इस अवधि में अन्य यात्री भले ही थक कर चूर हो गए हों, लेकिन डार्विन यात्रा की बढ़ती अवधि के साथ साथ और अधिक से अधिक तरोताजा दिखाई देते थे। शेष यात्रियों की बढ़ती हुई अवधि से परेशानी हो रही थी, लेकिन डार्विन के लिए प्रत्येक दिन उत्सव का दिन होता था। अंततः यह जहाज 2 अक्टूबर 1836 को 5 वर्ष बाद प्लायमथ बंदरगाह पर लगा। डार्विन वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इतनी लंबी अवधि के दौरान अपना अनुसंधान कार्य पूरा किया। इस अवधि में उन्होंने जो सूचनाएं एकत्र की थी और उन पर जितनी टिप्पणी लिखी थी, ऐसा कार्य अब तक किसी अन्य वैज्ञानिक ने नहीं किया था। इनकी सहायता से डार्विन ने विज्ञान को वह नियम दिया जिससे मानव के संबंध में धर्म ग्रंथों तथा मानव की अपनी पुरानी सभी मान्यताएं चूर चूर हो गई। यात्रा पर निकलने के लिए डार्विन ने अपने पिता को कठिनता से ही सहमत किया था, लेकिन अब उनके पिता उनकी इस यात्रा से उत्साहित थे। वह उनके लौटने के बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें अपने पिता के इस हृदय परिवर्तन का पता था, अतः वह इंग्लैंड आते ही अपने परिवार वालों से मिलने के लिए सूसबरी गए और विशेषकर अपने पिता से मिले। दोनों ने एक दूसरे के परिवर्तन को देखा। डार्विन को यह देखकर प्रसन्नता हुई कि उनके पिता उनके अनुसंधान कार्य में रुचि दिखाने लगे हैं, और पिता को इस बात से संतुष्टि हुई उनका पुत्र एक महान वैज्ञानिक बन चुका है। डार्विन ने इंग्लैंड पहुंचने के बाद अपने समय को एकत्र किए गए जीव जंतुओं, पौधों और पथराए कंकालों तथा अन्य नमूनों और लेखों को व्यवस्थित करने में व्यतीत किया। यह कार्य उन्होंने कैम्ब्रिज में रहकर किया। उन्हें अपने अनुसंधान की रिपोर्ट स्वयं ही तैयार करनी थी। यह रिपोर्ट 5 खंडों में तैयार की गई। इसका प्रकाशन सन 1839 में हुआ और डार्विन महान वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठापित हो गए। आगे हम भाग 5 जो अंतिम भाग होगा लेकर के जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।